भारत के दक्षिणी हिस्से में एक घना और रहस्यमयी जंगल था, अरण्यगढ़। ये जंगल इतना विशाल था कि दूर तक फैली पहाड़ियों को चूमता हुआ आसमान तक पहुंचता प्रतीत होता था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि सूरज की रोशनी धरातल तक पहुंचने से पहले पतली किरणों में बदल जाती। यहाँ तरह तरह के जीव रहते थे, शेर, हाथी, चीते, सांभर, जंगली कुत्ते और कई दुर्लभ पक्षी जिनकी आवाजें जंगल की धड़कन को संगीत देती थी। लेकिन इस शांति के भीतर एक अंधेरा भी छुपा था। रात के सन्नाटे में कभी कभार दूर से ट्रकों की इंजनों की आवाज आती, ऐसे लोग जो जंगल की नींद को नोच कर ले जाते थे। आदित्य 13 साल का समझदार और बहादुर लड़का, जिसका घर अरण्यगढ़ के बिल्कुल किनारे पर बसा था। उसके पिता फॉरेस्ट विभाग में रेंजर थे और जंगल उसके लिए बचपन से ही एक दोस्त जैसा था। आदित्य को ये जंगल पढ़ने जैसा लगता था। हवा की आवाज, पत्तों की कंपन, जानवरों की चाल, सब कुछ जैसे उसके सामने कहानी की तरह खुलता था। लेकिन बीते कुछ महीनों से उसकी आंखों में एक चिंता घर कर गई थी। वो अपने पिता को अक्सर देर रात तनाव में देखता। जंगल में कुछ गलत हो रहा था। एक सुबह जब आदित्य स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि उसके पिता रेंजर अरविंद सिंह किसी बात पर बेहद गंभीर थे। पापा, सब ठीक है ना? अरविंद ने बात टालते हुए कहा। हाँ बेटा, बस जंगल में कुछ गतिविधियां बढ़ गई हैं। तुम किसी भी हालत में शाम के बाद जंगल में मत जाना। लेकिन आदित्य जानता था पापा उसे कुछ छुपा रहे थे। इसी दिन स्कूल से लौटते समय आदित्य ने जंगल की दिशा से एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज जैसे भारी लकड़ी को घसीटने की थी। वो जानता था कि इस समय कोई लकड़हारा इस इलाके में नहीं आता। उसने देखा 2 आदमी एक बड़ी मशीन से चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे थे। उनके पास बंदूकें थीं। उनके ट्रक में पहले से ही कीमती लकड़ियों के बड़े बड़े ठूठ भरे थे। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तस्कर थे, खतरनाक तस्कर। उनके नेता जैसा दिखने वाला आदमी फोन पर चिल्ला रहा था, काहे इतनी देर लगा रहे हो? रात के पहले पूरा माल लेके निकलना है। पुलिस को भनक नहीं लगनी चाहिए। आदित्य समझ गया कि ये तस्करी बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और ये लोग जंगल को नष्ट कर रहे थे। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे जंगल उसे पुकार रहा हो। उसकी हवा, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ कह रहा था कि हमारी रक्षा करो। अगली सुबह जब आदित्य की माँ घर के आंगन में भोजन डाल रही थी, उसने देखा कि जंगल से एक घायल हाथी का बच्चा बाहर आया है। उसके पैर में गहरी चोट थी, मानो किसी तेज औजार ने उसे काटा हो। ये देखकर आदित्य की आंखें भर आई। हाथी का बच्चा दर्द में करहा रहा था और उसके शरीर पर मिट्टी, खून और सूखे पत्ते चिपके थे। आदित्य ने पापा को बुलाया और फॉरेस्ट टीम ने आकर उसे इलाज के लिए ले गया। जांच के बाद पता चला उसके झुंड को तस्करों ने रात में मार भगाया था ताकि वे पास के पानी वाले इलाके में पेड़ों की कटाई कर सके। जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं रो रहा था, उसके जीव भी पीड़ा में थे और आदित्य इस बार चुप नहीं रहने वाला था। आदित्य ने अगले दिन स्कूल से लौटते ही अपने कुछ करीबी दोस्तों अनुपमा, राघव और जस्सी को बुलाया। वे सभी उसकी तरह जंगल से गहरा लगाव रखते थे। आदित्य ने तस्करों के बारे में बताया। राघव डर गया। यार, ये बहुत खतरनाक है। अनुपमा बोली, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो जंगल खत्म हो जाएगा। टीम बनने लगी। जस्सी तकनीक में तेज था। उसने कहा, मैं जीपीएस और फोन कैमरा संभालूंगा। प्लान तैयार हुआ। तस्करों के ठिकाने का पता लगाना, उनके रास्तों को रिकॉर्ड करना, फॉरेस्ट विभाग तक सबूत पहुंचाना और जरूरत पड़े तो खुद जंगल के जानवरों को सुरक्षित दिशा में ले जाना। ये एक छोटा मिशन नहीं था, ये जंगल को बचाने का अभियान था। अगले कुछ दिनों तक चारों दोस्त जंगल में अलग अलग रास्तों से घूमते रहे। वे तस्करों की आवाजाही का निरीक्षण करते। कभी कभी उन्हें पेड़ों की जड़ों के पास तेल गिरा हुआ मिलता, जो मशीन को चलाने के लिए लाया जाता था। कभी ट्रैक्टर के गहरे निशान। एक दिन उन्हें गुप्त रास्ता मिला जो जंगल के बिल्कुल अंदर जाता था। उस रास्ते पर पुरानी लकड़ियों के टुकड़े, रस्सी और खाली डीजल के कैन पड़े थे। ये गैर कानूनी कटाई जोन था। वे आगे बढ़े और जो उन्होंने देखा वो उनके लिए भयावह था। एक बड़ा सा छुपा हुआ लकड़ी का गोदाम जिसमें दुर्लभ पेड़ जमा थे, सागौन, चंदन, रोजवुड और कुछ ऐसे पेड़ जिन्हें काटना कानूनन अपराध था।
जस्सी ने सब रिकॉर्ड किया। अनुपमा ने नक्शा बना लिया, राघव ने पेड़ों की गिनती की। लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। तस्करों ने उन्हें देख लिया था। अबे कौन है ये बच्चे, पकड़ो इन्हें। चारों भागे। जंगल के अंदर दौड़ते समय पेड़ों की शाखाएं और सूखे पत्ते उनके पैरों के नीचे चरमराते। एक तस्कर गोली चलाता है, गोली एक पेड़ से टकराकर रह जाती है। आदित्य चिल्लाता है, इधर दौड़ो, पुराने खड्ड की तरफ। वे उस खड्ड में कूदते हैं जिसकी दोमट मिट्टी नरम थी। तस्कर ऊपर से देख नहीं पाए और आगे निकल गए। कुछ देर बाद जब खतरा टला तो सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन ये साफ था, अब खतरा सिर्फ जंगल पर नहीं बल्कि उन पर भी था। एक शाम जब आदित्य अकेला जंगल में गया, अचानक उसने सुना, मैं डर मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आवाज इंसानी नहीं थी। वो चौंका, लेकिन अगली ही पल उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसके सामने खड़े थे जंगल का बूढ़ा हाथी, 2 काले हिरन, एक पहाड़ी चील और पेड़ों पर बैठे कई बंदर। मानो जंगल के जीव एक सभा में उसे बुला रहे हों। आदित्य समझ गया, ये उसकी कल्पना नहीं बल्कि उसका जंगल से गहरा रिश्ता था जो उसे संकेत दे रहा था। हाथी जैसे उसकी भावना समझता था। वो अपनी सूंड उठाकर उसकी ओर झुकता है, मानो कह रहा हो, हम भी लड़ेंगे। जंगल अब उसके साथ था। तस्करों का नेटवर्क अब पूरा ऑपरेशन शुरू करने वाला था। उनके पास बड़ी मशीनें, ट्रक, हथियार और ड्रोन भी थे। ये हमला जंगल के एक बड़े हिस्से को रातों रात नष्ट कर सकता था। आदित्य को उसकी भनक लग गई थी। उसने तुरंत अपनी टीम और अपने पिता को बताया। सरकारी मंजूरी मिलने में समय लगेगा और तस्कर आज रात हमला करेंगे। हमें अभी कुछ करना होगा। फॉरेस्ट विभाग की टीम सीमित थी, सिर्फ 12 गार्ड, जबकि तस्कर 40 से ज्यादा थे। आदित्य ने कहा, पापा, जंगल के जानवर हमारी मदद करेंगे। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर रात के अंधेरे में जब योजना शुरू हुई तो चमत्कार होने लगा। हाथियों का झुंड तस्करों के रास्ते को रोक बैठा। बंदरों ने पेड़ों के ऊपर से तस्करों के ड्रोन गिराए। हिरणों ने तेज गति से आवाज पैदा की जिससे तस्करों को लगा कि बड़ी फॉरेस्ट टीम आ रही है। और इस बीच आदित्य, जस्सी, अनुपमा और राघव गोदाम में घुस चुके थे। उन्होंने तस्करों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर उसे लाइव फॉरेस्ट मुख्यालय को भेज दिया। अब तस्करों की गिरफ्तारी का वारंट तुरंत जारी किया जा सकता था। गोदाम में धमाके की आवाज आई। तस्कर वापस आ गए थे। उनका नेता रामलाल सिंह गुस्से से बौखला चुका था। आज तुम सबको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। पर तभी पेड़ों के पीछे से अरविंद सिंह और फॉरेस्ट गार्ड्स आ गए। मुठभेड़ शुरू हुई। तस्करों के पास हथियार थे, पर गार्ड्स के पास जंगल और उसकी आत्मा। हाथियों ने एक तस्कर की गाड़ी पलट दी। बंदरों ने रस्से का पुल काट दिया जिससे तस्कर दलदल में फंस गए। चीलों ने उनके हथियारों को गिरा दिया। आदित्य और दोस्तों ने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया ताकि तस्कर भाग न सके। अंततः पुलिस पहुंची और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जंगल बच गया। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में जश्न था। आदित्य और उसके दोस्तों को सम्मानित किया गया। अरविंद सिंह ने कहा, मैंने बहुत से बहादुरों को देखा है, पर तुम सबसे ज्यादा बहादुर नहीं। जंगल फिर से शांति में था। पक्षी गा रहे थे, पेड़ हवा में नृत्य कर रहे थे और दूर कहीं वो बूढ़ा हाथी खड़ा था, मानो गर्व से मुस्कुरा रहा हो। कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल 1, प्रकृति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, ये जीवों का घर है और उसे बचाना मानवता की जिम्मेदारी है। 2, गलत काम के खिलाफ खड़ा होना साहस है। भले ही दुश्मन बड़ा हो, पर लेकिन सही इरादों से की गई कोशिश हमेशा जीतती है। 3, इंसान और प्रकृति साथ हो तो कोई भी बुराई बड़ी नहीं। अकेला मनुष्य कमजोर है, पर प्रकृति उसके साथ हो तो वो पराक्रमी बन जाता है। 4, छोटी उम्र से बड़ा बदलाव आ सकता है। आदित्य और उसके दोस्तों की तरह बच्चे भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियो और हमारा मेहनत पसंद आया है तो कमेंट करके आप अपना राय बताएं।